देखिए जब पिछले क्लास में आपको बताए थे ये चीज दिखाई दे, देखिए एम जी इक्वल्स टू जी, ये एम ओ मतलब ऑब्जेक्ट का है, ये मास जी एम अर्थ इंटू एम ऑब्जेक्ट बाय आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। नहीं तो आपको ये दिखाया था कि जी इक्वल्स टू जी एम ई बाय आर स्क्वायर, ये आपको बताए थे पिछले क्लास में। नहीं तो अब इसमें क्या बताए थे आपको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिपेंड करता है रेडियस मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी पर। नहीं ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो ये सब आपको बता दिए थे। एक चीज खाली आप देखिए जो नहीं बताए थे उस दिन, देखिए यहां लिख दे रहे हैं जी इक्वल्स टू जी एम, अब एम तो मास है अर्थ का, बाय आर स्क्वायर, ये ना हुआ। अब इसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मास ऑफ अर्थ है खाली। इसका अर्थ ये हुआ कि जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, सॉरी मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो उस पर अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा सेम अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया जाएगा। ये हुआ ना कि जी जो है सब पर बराबर लगे चाहे मास कुछ भी हो, क्योंकि ये मास से इंडिपेंडेंट है। क्लियर? अब देखिए क्या है ना कि इसको आपको समझ लेना है, तो आपको हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते होंगे कि एक कोई चीज पत्ता है और ईटा है, तो दोनों एक साथ छोड़ते हैं तो ईटा पहले पहुंचता है, पत्ता देरी से पहुंचता है। उसके पीछे का कारण अलग है, उस पर बायोंसी लगता है, क्योंकि ये फ्लूइड है ना हवा, उसमें आप थ्रस्ट लगता है और बहुत तरह का हिसाब किताब है, फ्रिक्शन है वगैरह वगैरह, ठीक है, और उसका शेप उप का मामला होता है। तो थ्योरेटिकली दो वस्तु को अगर एक जगह से गिराया जाए, दोनों का मास अलग अलग है, किसी का मास बहुत ज्यादा किसी का बहुत कम, तो दोनों को समान समय में पहुंचना चाहिए अर्थ पर। नहीं, क्योंकि आपको अभी बताया क्योंकि दोनों में समान एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाएगा अर्थ के द्वारा, तो समान चूंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाएगा मतलब समान त्वरण उत्पन्न होगा दोनों में, तो दोनों समान समय पहुंचेगा। करेक्ट? लेकिन अब प्रैक्टिस में हो सकता है देखते नहीं होंगे तो वो अलग मुद्दा। अगर हम लोग वैक्यूम में दो वस्तु को छोड़े अलग अलग मास का, तो दोनों एक ही साथ पृथ्वी पहुंचेगी। अब क्या है ना कि आपको थोड़ा सा हम लिफ्ट में हम लोग चढ़ते हैं तो क्या होता है वगैरह वगैरह, ये प्रश्न आता है हमेशा कि लिफ्ट टूट गई तो क्या होगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या होगा। नहीं जी, लिफ्ट नीचे आ रही है तो क्या होगा। नहीं तो देखिए क्या है ना, पहले हम लोग मान ली कि लिफ्ट में एक वेइंग मशीन पर खड़े हैं। वेइंग मशीन समझ रहे जी, वो ऐसा तो चीज होता है जिससे हम लोग वेट लेते हैं ना, तो उस पर खड़े हैं। तो वो बेसिकली मेजर क्या करता है, आपका वेट तो नीचे को कम कर रहा है ना, तो उसके रिएक्शन को मेजर करता है। समझे? मोटे तौर पर आप ये समझिए कि जब हम लोग लिफ्ट में खड़े हैं तो खड़े हैं इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 0। नहीं तो मान ली कि रिएक्शन ऊपर की ओर काम करेगा, हमारा वेट नीचे की ओर काम कर रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि हम लोग स्टैंड स्टिल है, खड़े हैं लिफ्ट में वेइंग मशीन पर। करेक्ट? तो मान ली रिएक्शन है R और मास नीचे की ओर, सॉरी वेट तो नीचे की ओर काम करेगा,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स इस पर लगा, रिएक्शन ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर, तो नेट फोर्स जो इसके पर लगा r माइनस एम जी इक्वल्स टू 0, तो r इक्वल्स टू एम जी। मतलब ये हुआ कि जब आप लिफ्ट में वेइंग मशीन पर खड़े हैं तो आपको कितना वेट का आभास होगा, एपरेंट वेट कितना होगा, जितना आपका एक्चुअल वेट है। बात समझे? जब आप वेइंग मशीन पर खड़े हैं क्या चीज में, लिफ्ट में, तो कितना आभास होगा आपको, इतना। ठीक है। अब मान लिया जाए कि लिफ्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब, फिर हुआ जी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0। नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये नहीं मतलब होता है कि एक्सेलरेशन 0 है तब ना वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वैसे स्थिति में भी r बराबर mg, मतलब कि आपको आपका वेट वही होगा जो आपका एक्चुअल वेट है। अब अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आप ऊपर या नीचे जाएंगे तो क्या होगा, जब ध्यान दीजिएगा। आप ऊपर जा रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो F इक्वल्स टू एम एच, नहीं, और ऊपर जा रहे हैं तो R माइनस एम जी बराबर ये। ठीक, तो R बराबर एम जी प्लस एम ए, ठीक है, या m इंटू जी प्लस ए। समझ गए? मतलब ये हुआ कि आपका वेट, एपरेंट वेट, आपको आभास कितना होगा, आपको आभास होगा ज्यादा वेट का जब लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी। तो बात समझ गए? अब लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन है तो एम जी माइनस आर, ये आपका रिएक्शन है, बराबर एम ए। तो आर बराबर एम जी माइनस, मतलब क्या हुआ कि आपको इतना सा वेट आपका कम फील होगा, आपके एक्चुअल वेट में इतना वेट, इतना घटेगा, तो आपको कितना वेट फील होगा, कम, नहीं जी। अब मान लिया जाए तो आप समझ गए कि नीचे जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा होगा तो आपको वेट कम फील होगा, ऊपर जा रहा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो वेट ज्यादा फील होगा। अब एक और चीज है कि लिफ्ट जो है उसका रस्सी टूट गया, आप वेइंग मशीन में खड़े हैं, तो रस्सी जब टूट गया तो ए और जी बराबर हो गया, नहीं जी। तो ए और जी बराबर जब हो गया तो यहां क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए। तो ये दोनों बराबर हो गया, क्या क्या, ए इक्वल्स टू जी, तो एम जी माइनस एम जी बराबर 0। बात समझ में आई कि जब फ्री फॉल होगा तो आपको वेटलेसनेस से होगा। बात समझ में आई, फ्री फॉल में वेटलेसनेस। अब मान लीजिए यहां पर ये इसको याद रखिए, R इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए। अब आपको एक्सीलरेशन ज्यादा है जी से, तो क्या हो जाएगा, देखिए जी, ए जो है जी से ज्यादा है, तब क्या होगा, एम तो दोनों में इक्वल ना है जी, एम जी माइनस ए। अब कह दे कि ए इज ग्रेटर देन जी, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा जी, नहीं हो जाएगा माइनस। माइनस मतलब आप क्या होगा, आप उड़ जाएंगे। बात समझे? लिफ्ट में अगर लिफ्ट में एक्सेलरेशन जो है ज्यादा हो जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो आप क्या होगा, लिफ्ट का जो सरफेस है उसको छोड़ के ऊपर उठ जाएंगे।
क्योंकि आप तो माइनस में चली गई। बात समझ में आई? तो इसको समझ गए ना जी, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आपका कितना वेट वगैरह वगैरह। वेटलेसनेस कब होगा हमेशा याद रखना है, वेटलेसनेस होगा फ्री फॉल में। क्लियर बेटा? देखो अब देखिए क्या है ना कि हम लोग ऊपर भेजते हैं सैटेलाइट, उपग्रह। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे सन के चारों ओर सारा प्लैनेट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, नहीं जी? तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि अर्थ या और सारा प्लैनेट सन का सैटेलाइट, नहीं जी? और अर्थ के चारों ओर भी कोई रिवॉल्व कर रहा है, वो है मून। तो अर्थ का सैटेलाइट हुआ। क्लियर? अब क्या है ना कि हम लोग यहां से सैटेलाइट भेजते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है? तो थोड़ा सा इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी हम लोग जान लेंगे, इसलिए कि ये सभी परीक्षा में आता है। थोड़ा सा बेसिक चीज, जैसे कि पहली बार मानव द्वारा 1957 में एक सैटेलाइट भेजा गया ऊपर। ठीक है? इसका नाम था स्पुतनिक 1। ये रूस के द्वारा, रूस नहीं, उसमें यूएसएसआर था, तो ये यूएसएसआर के द्वारा छोड़ा गया था। और स्पेस में जाने वाला पहला जो व्यक्ति था उसका नाम था यूरी गागरिन। यूरी गागरिन ये 1961 में गया था जी। ये जिस सैटेलाइट में बैठ के गया था उसका नाम था वॉस्टॉक। कौन सैटेलाइट? और स्पेस में जाने वाली पहली महिला भी रशियन थी। ये रशियन था जी, मतलब यूएसएसआर का था, सोवियत संघ का। और पहली महिला भी जो गई थी उसका नाम था वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ये पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी, ये भी यूएसएसआर की थी। ठीक है? क्या होता है ना, जो अर्थ के चारों ओर कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद एक बेल्ट है, जहां पर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसको ट्रैप किया गया है। उसको कहते हैं वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। क्या कहते हैं? वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। क्या है? ये एक क्षेत्र है पृथ्वी की से काफी ऊंचाई पर, पृथ्वी के चारों ओर, जहां पर कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, जिसको जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसको ट्रैप करके रखा गया है। बात समझ में आई? तो उसको क्या कहते हैं? वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। अब क्या है ना कि तो हम आपको बता रहे थे कि ये समझे, इसको इसे मिटा देना। अब क्या है ना कि आप के यहां से, अच्छा, अपोलो 11 जी पहला गया था आदमी इस पर चढ़ के। हाँ, ये 1969 में गया था। मैन्ड सैटेलाइट टू लैंड ऑन मून, अपोलो 11। लेकिन इसके पहले सोवियत संघ के द्वारा अपना अनमैन्ड सैटेलाइट भेजा जा चुका था। और सोवियत संघ के द्वारा एक कुत्ता भी भेजा गया था जी, उसका नाम था लाइका। तो ये सब याद रखने का है, सब चूंकि माइलस्टोन है तो उसको याद रखने का है। ठीक है? अब हम लोग क्या क्या किए, हम लोग के यहाँ जो है
वो स्पेस प्रोग्राम हम लोग का बड़ा मॉडेस्ट मैनर में शुरू हुआ था 1962 या 3 में। तो हमारे यहाँ से पहली बार एक साउंडिंग रॉकेट छोड़ा गया था, साइकिल पर ले जाया गया था, बैलगाड़ी उलगाड़ी पर, तो आपको देखे होंगे नहीं वीडियो या फोटो में। तो वहां से हम लोग शुरू किए बड़ा मॉडेस्ट वे में, एक गरीब देश, धीरे धीरे करते करते हम लोग 1975 में हम लोग आर्यभट्ट पहला सेटेलाइट था। तो आपको बताया कि 1975 में भारत के द्वारा अपना पहला सेटेलाइट छोड़ा गया, उसका नाम था आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट जो है ये सोवियत संघ से छोड़ा गया, क्योंकि अभी हम लोग पास इसको छोड़ने की सुविधा नहीं थी। आपको थोड़ा सा हम संक्षेप में बता दें कि जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होता है उसमें 3 तरह का बेसिक टेक्नोलॉजी होता है। जैसे ये मान लीजिए कि ये सैटेलाइट है, ध्यान दीजिएगा, ये सैटेलाइट है, इस रॉकेट के ऊपर इसको रखेंगे तो ये इसको जाके छोड़ देगा, ठीक है। तो उसके लिए इस रॉकेट को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में लॉन्च व्हीकल, हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपण यान। तो पहले इस टेक्नोलॉजी पर हम लोग मास्टरी करेंगे, फिर ये वाला टेक्नोलॉजी पर मास्टरी करेंगे, तब हम लोग, और फिर ट्रैकिंग और टेलीमेटिक्स, मतलब यहीं से हम लोग ट्रैक करेंगे उसको कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, यहीं से। तो इस तरह का सारा टेक्नोलॉजी हम लोग जब मास्टरी कर लेंगे तब हम लोग अपना सैटेलाइट छोड़ पाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों के द्वारा दोनों चीजों पर, सैटेलाइट बनाने पर और लॉन्च व्हीकल बनाने पर साथ साथ काम किया गया। अब सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट भी कई तरह का होता है। जैसे एक सैटेलाइट होता है जिसको हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब हुआ कि हिंदी में इसको कहेंगे भू स्थिर उपग्रह। ये बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब संचार उपग्रह, दूर संचार उपग्रह। और एक सैटेलाइट होता है इसको हम लोग कहते हैं रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो दूर संचार उपग्रह या टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होता है उसको आमतौर पर 35,800 किलोमीटर लगभग ऊंचाई पर हम लोग स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। तो भारत में जो इनसेट सीरीज का सैटेलाइट है, इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट को कहते हैं, वो यही वाला सैटेलाइट है। कौन वाला? टेलीकम्युनिकेशन या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब हुआ कि पृथ्वी के किसी बिंदु के सापेक्ष वो हमेशा स्थिर रहेगा। बात समझे? पृथ्वी के किसी पॉइंट के रिलेटिव उसका वेलोसिटी 0 है, तो ऐसे सैटेलाइट को हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्लियर? अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, चूंकि एक पॉइंट के सापेक्ष स्थिर है, तो तभी होगा जब पृथ्वी जिस स्पीड से घूम रहे उसी स्पीड से घूमेगा। तो उसका टाइम पीरियड होगा 24 घंटा, लाइक अर्थ। इसका जो सैटेलाइट कि किसी खास जगह स्थिर है विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्टेन पॉइंट ऑफ ऑन अर्थ, तो उसको, उसका जो होगा टाइम पीरियड होगा 24 घंटा। बात समझ में आई? एक दूसरे तरह का सैटेलाइट होता है। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो इसका काम है जी टेलीकम्युनिकेशन। बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन जितना तरह का आप इंटरनेट वगैरह वगैरह यूज करते हैं या सैटेलाइट फोन वगैरह वगैरह, ये सारा इसी से करते हैं, ठीक है, इसी सैटेलाइट में। तो उसमें ढेर सारा ट्रांसपोंडर अलग अलग तरह का रहता है। आप टीवी भी जो देखते हैं वो भी
उसी से होता है। ठीक है। दूसरी चीज कि वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी ये काम करता है। ऊपर से आपका फोटो खींचता है आपके एरिया का, और आपको फोटो खींच के सारा चीज बताता है। उसमें बहुत सारा ट्रांसपोंडर और बहुत सारा का एंटीना वेंटीना लगा रहता है, जिससे कि हम लोग पता चलते रहता है कि क्लाउड फॉर्मेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंडीशन सारा, तो उस आधार पर आपके साइक्लोन बन रहा है कहीं, तो सारा चीज कर, तो डिजास्टर वार्निंग और वेदर फोरकास्टिंग। अब आपको पता है कि क्या होने वाला है, तो उस हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए उसका उपयोग होता है। तो ये बेसिकली इसी के लिए काम आता है। टेलीकम्युनिकेशन का आप उपयोग जैसे कर सकते हैं, आप उसको एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, ई गवर्नेंस के लिए कर सकते हैं, आप जितना तरह का आप एप्लीकेशन उसका आप चाहे कर सकते हैं। नहीं जी, आप कुछ सोशल अवेयरनेस भी उससे कर सकते हैं, बहुत तरह का वो एग्रीकल्चर के फील्ड में उसका यूज कर सकते हैं। नहीं, और दूसरी तरह का सैटेलाइट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होता है कि ये अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। बात समझे? अर्थ के चारों ओर चक्कर काटेगा, बात समझे? और ये कम हाइट पर रहता है। जैसे ये बताए ना 35,800, तो ये रहता है मान लीजिए 800, 900, 1000 किलोमीटर, और इसका भार भी कम होता है। ठीक है। और ये अर्थ के चारों ओर पोलर ऑर्बिट में, मतलब ऐसे ऐसे पोल टू पोल, ऐसे ऐसे नहीं, पोल टू पोल चक्कर काटता है। इसको हम लोग कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब रिमोट सेंसिंग आप समझते हैं, किसी वस्तु के बिना संपर्क में आए जब उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग। नहीं, अब ये इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। ये पूरा चूंकि अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, तो अर्थ के हर जगह का फोटो लेता है। अब फोटो मतलब उस तरह नहीं जैसे आप लेते हैं, वो इंफ्रारेड रेंज में ही काम करता है इसका कैमरा। कौन रेंज में? इंफ्रारेड रेंज में इसका कैमरा काम करता है, तो सारा चीज का वो फोटो ले रहा है। तो जब सारा चीज का फोटो ले रहा है, तो उससे बहुत तरह की चीजों की जानकारी हम लोग को मिलती है। जैसे ये नेचुरल रिसोर्स सर्वे एंड मैनेजमेंट के लिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। क्या चीज के लिए? नेचुरल रिसोर्स सर्वे एंड मैनेजमेंट। ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्स सर्वे मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि हम लोग का जितना तरह का मिनरल वगैरह वगैरह है, उन सब चीजों के बारे में जानकारी देता है। कितना बार कहाँ पर आई हुई है, कितना एरिया सूखा पड़ा हुआ है, अर्बन प्लानिंग हम लोग इससे कर सकते हैं, इसके फोटो से। नहीं, कितना हमारे यहाँ लैंड यूज किस तरह का है। जैसे लैंड यूज से मेरा मतलब है कि कितने क्षेत्र में खेती होती है, कितना बैरन लैंड है, कितना डेजर्ट है, कितना फॉरेस्ट है, कितना नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड है। तो सब सारा लैंड यूज का भी डाटा इससे हम लोग निकालते हैं। कहीं फॉरेस्ट फायर हुआ, जंगल में आग लगी, तो ये भी बताता है। तो इन सारी चीजों की जानकारी हम लोग को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से मिलती है। अब इसकी विशेषता चूंकि है क्या कि पृथ्वी के किसी एक प्लेस के ऊपर से हमेशा उसी समय पर गुजरता है, एक ही समय पर गुजरता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई सैटेलाइट है जो आपके शहर के ऊपर से 12:36 पर गुजरा, तो अगली बार जब वो गुजरेगा तो 12:36 पर ही गुजरेगा। इसका मतलब है इसका सन के साथ कुछ तालमेल है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सन सिंक्रोनस सैटेलाइट भी। क्या कहते हैं? सन सिंक्रोनस सैटेलाइट भी इसको कहते हैं। किसको? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को हम लोग सन सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आप समझ लीजिए। अब क्या है ना कि तो इस तरह का ये बेसिक 2 सैटेलाइट हुआ जिसके बारे में आपको जानकारी दी, और फिर अलग अलग स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं। बात समझे? जैसे कि केवल और केवल ओशन
का रिसोर्सेस का पता करने के लिए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए तो ओशियन सेट, और कई तरह का सेटेलाइट, बात समझे। तो अब क्या है ना, सेटेलाइट का उपयोग डिफेंस के लिए भी होता है, समझे, और कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए भी होता है। जी हमारे यहाँ नाविक है, आपको पता है कि हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है उसको कहते थे इंडियन नेशनल रीजनल सेटेलाइट सिस्टम, नहीं रीजनल नेविगेशन सिस्टम, तो उसका नाम दिया गया नाविक। हम लोग का जो जैसे जीपीएस है ना, उसी तरह हम लोग का जो सिस्टम है नेविगेशन सिस्टम, उसको हम लोग कहते हैं नाविक, ठीक है, नाविक। तो ये हम लोग का नेविगेशन सिस्टम है, इसको ध्यान रखना है। ये तो आपको बताया कुछ कुछ तरह के सैटेलाइट के बारे में। अब क्या है ना कि हम लोग को उसको छोड़ने के लिए चाहिए लॉन्च व्हीकल, ठीक है। एक चीज और बता दें कि सैटेलाइट का वेलोसिटी कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला आप देख लीजिए, Gm/r। अभी आपको हम बताए थे कि ये फॉर्मूला बताए थे, G इक्वल्स टू क्या बताए थे, G अर्थ ऑफ मास ऑफ अर्थ बाय आर स्क्वायर। तो अब क्या है ना कि अगर हम लोग Gm को, यहाँ अर्थ है, अर्थ का मास है, ठीक है, तो इसको हम लोग इससे रिप्लेस कर दें, नहीं जी, इसको रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो ये क्या होगा, जी आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, जी आर स्क्वायर, नहीं बाय ये आर क्या है, ये आर है रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। जैसे ये अर्थ है तो ये हुआ सैटेलाइट का ऑर्बिट, ठीक है। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, इसमें दो चीज शामिल हुआ, देखिए रेडियस ऑफ अर्थ और सैटेलाइट की ऊंचाई पृथ्वी से। इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच। अब क्या है ना कि हम लोग ये v है, ये v इक्वल टू इतना हुआ, समझे, ये क्या चीज हुआ, ये जो हम बताए, इसको रिप्लेस करने के लिए ये खाली दिखाया यहाँ पर v इक्वल टू ये होता है। तो v होता है वेलोसिटी किसी चीज का, किसी सैटेलाइट का जो अर्थ के आसपास घूम रहा है। वो देखिए क्या क्या चीज पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ अर्थ और अर्थ से सैटेलाइट की ऊंचाई, नहीं इन सब चीजों पर निर्भर करेगा। क्लियर। तो अब क्या है ना कि जैसे जो बहुत क्लोज अर्थ के चारों ओर घूम रहा है जो सैटेलाइट, उसका वेलोसिटी आमतौर पर होता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना वेलोसिटी चाहिए सैटेलाइट को, और ये मास से इंडिपेंडेंट है। देख रहे हैं जी, सैटेलाइट का मास कहीं है लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसमें सैटेलाइट का मास का कहीं है चर्चा। इसका मतलब जो है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो है, जो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, वो डिपेंड करता है क्या चीज पर, वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। मास कुछ भी रहेगा वो इन सब चीजों पर डिपेंड कर रहा है, बात समझ गए। तो इन सब चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको वेलोसिटी, आप अगर सब चीज कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी सैटेलाइट का होगा 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, जो अर्थ के आसपास चक्कर काट रहा है, बात समझे। और इसका टाइम पीरियड लगभग 84 मिनट होता है, टाइम पीरियड लगभग 84 मिनट, टाइम पीरियड 84 मिनट लगभग इस तरह के सैटेलाइट का होता है। जो सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूम रहा है उसका टाइम पीरियड मोटे तौर पर
84 मिनट के आसपास होता है। इसको कैलकुलेट करके आपको बताना ठीक नहीं है, क्योंकि आपके लिए भारी दिमाग पर बोझ हो जाएगा, समझे। तो इतना खाली याद रखना है, समझ गए। तो आपका लिफ्ट वाला सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जी? नहीं, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा है बताइए। देखिए, क्या हम आपको बता रहे थे कि हमारे यहाँ सैटेलाइट कितना तरह का होता है। अब लॉन्च व्हीकल देखिए हम लोग बनाना शुरू किए, तो सबसे प्रिमिटिव लॉन्च व्हीकल उसको कहा गया SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो है सॉलिड प्रोपेलेंट इस्तेमाल करता था, मतलब इसमें ठोस प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाता था। इसे छोटा सैटेलाइट को हम लोग ऊंचाई पर भेज सकते थे, कुछ ऊंचाई पर, ज़्यादा ऊंचाई नहीं, बहुत छोटा, मतलब बहुत कम भारी यानी हल्का सैटेलाइट को हम लोग ऊपर भेज सकते थे। इसका जब कैपेसिटी को इनहांस किया गया, मतलब बढ़ाया गया, इसका नाम हुआ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका जब कैपेसिटी इनहांस कर दिए तब उसका नाम रख दिया गया ASLV, यानी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और अब इसका कैपेसिटी इतना बढ़ा दिया गया कि ये पोलर ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सके। पोलर ऑर्बिट मतलब रिमोट सेंसिंग की सैटेलाइट को ये छोड़ सके, तो उसका नाम दिया गया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब क्या है, हम लोग को भेजना था जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट, तो उसके लिए थोड़ा और पावरफुल लॉन्च व्हीकल चाहिए था। ठीक है, तो वो लॉन्च व्हीकल जो है उसमें उतना ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं। और लिक्विड के रूप में हम लोग हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन को प्रोपेलेंट और लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम लोग ऊपर भेजते हैं। तो अब ये लिक्विड हाइड्रोजन जो है लिक्विड होता है बहुत -190 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पर, तब उतना डिग्री टेम्परेचर ऑब्टेन करना बहुत कठिन काम है। तो विज्ञान की वह शाखा जो कम तापक्रम प्राप्त करने की विधि का अध्ययन करती है उसको कहते हैं क्रायोजेनिक्स। द स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्टेनिंग वेरी लो टेम्परेचर इज नोन एज क्रायोजेनिक। मतलब कम तापक्रम प्राप्त करने के विज्ञान को, कम तापक्रम, ऐसे विज्ञान की वह शाखा जिसमें कम तापक्रम प्राप्त करने का हम लोग अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं हम लोग क्रायोजेनिक्स। ठीक है, तो और ऐसा इंजन जो कम तापक्रम पर ईंधन को इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं हम लोग क्रायोजेनिक इंजन। तो हम लोग का ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, तो हम लोग कुछ USSR पहले, उसके बाद फिर बाद में रूस से हम लोग मांगे तो किसी कारण से हम लोग को नहीं मिला, तो हम लोग फिर ये वाला टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिए। अब हम लोग के पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़ने की क्षमता है, तो उस लॉन्च व्हीकल को हम लोग कहते हैं GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अभी जो है सबसे पावरफुल हमारे पास ये GSLV है। इसको हम लोग Mark 1, 2 वगैरह वगैरह कहते हैं। ठीक है, इसको अब हम लोग नाम दे दिए केवल लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल 1, 2 इस तरह का
क्योंकि इसका हम लोग यूज करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़ने के लिए। तो आपको बताया कि क्रायोजेनिक्स हुआ, दैट इज विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्टेनिंग वेरी लो टेम्परेचर, ये क्रायोजेनिक्स हुआ जी। तो अब एक चीज खाली आपका बाकी रह गया कि अब हम लोग मान लीजिए जब किसी चीज को धरती से फेंकते हैं ऊपर, देखिए जी, धरती से किसी चीज को मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग ऊपर फेंकेंगे, तो यहाँ से फेंके तो ऐसे करके आ जाएगा वापस। किसी चीज को आप फेंक करके देखिए फिर वापस आ जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि अब ये वापस नहीं आए, मतलब क्यों वापस आते, क्योंकि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, तो इसको कितना वेलोसिटी देंगे जो बाहर चला जाए फिर वापस नहीं आएगा, उसको कहते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। उसको हिंदी में कहते हैं पलायन वेग। ठीक है, पलायन वेग। तो किसी भी वस्तु को अगर हम लोग इतना वेग दे देंगे तो वह फिर वापस धरती पर लौट के नहीं आएगा, धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पलायन वेग। इसको समझ गए कि पलायन वेग का मांग धरती पर इतना है। ये अलग अलग प्लैनेट पर और अलग अलग जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उस पर अलग अलग होगा, ये मास पर डिपेंड करता है। पलायन वेग जिस प्लैनेट या सेलेस्टियल बॉडी से उसको हम छोड़ रहे हैं या पलायन वेग दे रहे हैं उसके भी मास पर डिपेंड करता है। तो पलायन वेग धरती पर इतना है, मून पर इसका वैल्यू अलग होगा। एक चीज और आपको बताना भूल गए हैं कि जैसे हम लोग का वेट होता है mg, तो मून पर जो है g का वैल्यू अर्थ पर जितना g का वैल्यू है उसका 1/6 भाग है। तो अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग का वेट 60 किलो है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 1/6 भाग हो जाएगा, मतलब हम लोग का 10 किलो वेट हो जाएगा। तो आपको कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ देता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो आप उतना ध्यान नहीं देते हैं और पहला ही ऑप्शन रहता है आपका कि 10 किलो। तो आपका गलत बात है, क्योंकि ये पूछ रहा है आपसे कि मास कितना होगा। मास कहीं नहीं बदलता है, चाहे वो आप कहीं भी किसी भी प्लैनेट किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी भेज दीजिएगा, किसी ऑब्जेक्ट या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर, सेलेस्टियल बॉडी पर, तो उसका मास चेंज नहीं होगा, केवल उसका क्या बदलता है? वेट बदलता है। वेट बदलेगा, वो डिपेंड करेगा जी पर। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम के टाइम में आप देख लीजिएगा कि आपको मास पूछ रहा है कि वेट पूछ रहा है। वेट बदलता है, मास नहीं बदलता है। चलिए आज इतना ही, जय हिंद।